गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको पता है हम यहाँ पर आरपीएससी फ़िज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको तीज की बधाई देना चाहूँगी। आज तीज है तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट लेक्चर में हमने जो पीएन डायोड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे और हमने रेक्टिफायर की बात करी थी, उसकी डेफिनेशन देखी थी कि क्या होता है। जो रेक्टिफायर्स है वो एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो इसमें 3 तरह के हमने रेक्टिफायर देखे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन देखिए। हाफ रेक्टिफायर होते हैं कि एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती संकेत के पूर्ण चक्र में केवल आधा भाग दिष्ट में परिवर्तित किया जाए, ऐसे परिपथ को अर्धतरंग दिष्टकारी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरा इनपुट है कि मैं इस तरह से इनपुट दे रही हूँ। यहाँ पे एसी जो है, हम यहाँ पे इनपुट में एसी देते हैं और जो हमें आउटपुट में मिलता है वो हमारा डीसी होता है। बट ये वर्क कैसे करता है, हमें आउटपुट ये कैसे मिलता है, ये वाला आउटपुट हमें कैसे मिलता है, तो उसकी हम बात करेंगे जो सर्किट है हमारा उसको देखकर। तो यह आपका ट्रांसफॉर्मर है, यह आपका ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कुंडली है और ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीयक कुंडली, वीपी प्राइमरी और वीएस सेकेंडरी। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो ट्रांसफॉर्मर है इसको हमने वोल्टेज दिया। मतलब जो प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफॉर्मर की, वहाँ हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता का निवेश किया। हमने यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टता का निवेश किया। तो जो सेकेंडरी कोयल है, सेकेंडरी जो मेरी कोयल है ये, उसमें क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित हो गया। तो अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित हो गया तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, ए एंड बी। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी जो मैंने यहाँ से दी है, जो वीएस है मेरा, वो क्या करेगा, आधे भाग पर, मतलब ये आधा भाग वर्क कर रहा है पहले तो मेरा, ये हाफ साइकिल वर्क कर रही है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हुआ। और देखिए इन दोनों जो कोयल्स के बिटवीन जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरों की संख्या है, वो 1:n है। मतलब जो प्राइमरी कोयल है उसमें फेरों की संख्या 1 और जो ये सेकेंडरी कोयल है उसमें फेरों की संख्या है n। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ कोयल्स का रेशो होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल में वो 1:n होता है। तो जब मैंने यहाँ पे इनपुट दिया तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया एंड यहाँ पे नेगेटिव। और हम जानते हैं कि जो डायोड होता है, जो मेरा डायोड होता है वो क्या होता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है और रिवर्स में वर्क नहीं करता है। ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल होता है, पी से पॉजिटिव एन से नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है तो ही ये वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस में, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ए पॉइंट पर आपको पॉजिटिव मिला है एंड बी पर नेगेटिव मिला है, मतलब ये हाफ साइकिल के लिए वर्क करेगा। तो डायोड ने मेरा वर्क किया तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ और जो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है यहाँ से मैंने आउटपुट लिया है। तो मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से मिला। जब मैं सेकंड वाला इनपुट लूँगी, मतलब जी हाफ साइकिल के लिए मैंने वर्क किया, अब हाफ के लिए वापस से वर्क करूँगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जो बी है वो पॉजिटिव बनेगा और ए क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। बट बी पॉजिटिव बना तो मतलब जो डायोड है, डायोड के जो एन टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज पहुंच रहा है, मेरा नेगेटिव। तो ये तो फिर रिवर्स में हो गया। मतलब जब फर्स्ट बार मैंने वर्क किया तो पॉजिटिव आया, जब मैंने सेकंड टाइम वर्क किया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये जब मेरी फर्स्ट प्रोसेस हो रही है तब का है, और ये जब मेरी सेकंड प्रोसेस सेकंड साइकिल के लिए, मतलब हाफ सेकंड के लिए हो रहा है, तब ऐसा हुआ है। तो ये रिवर्स में बन गया डायोड, तो ये वर्क नहीं करेगा।
तो मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिला ना। सेकेंड साइकिल के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। ये मेरी 1 साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब इस साइकिल के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। तो वही ए पर पॉजिटिव आ जाएगा, बी पर नेगेटिव आ जाएगा, और फिर हमें क्या होगा, वही वापस से हमें इस तरह से इनपुट मिल जाएगा। तो जो हाफ वेव का इनपुट है वो तो मेरा एसी है, ये तो हम खुद देते हैं। उसके बाद हम जब वर्क कराते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर बना के, तो उससे हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है। मतलब ये हमारा डीसी मिल गया हमें। ये प्योर डीसी नहीं है, इम्प्योर डीसी है। प्योर डीसी हम फिल्टर्स से गेन करते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा है हमने, इसमें देखिए आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ जो वी है मेरा वो है वीपी साइन ओमेगा टी। एसी के लिए साइन आता है, और जो वी एस सेकेंडरी कोइल का है वो एन इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो एन है, तो यहाँ पे एन इंटू वी आई, और वी आई की वैल्यू हमें पता है, तो वी एस एन वी पी साइन ओमेगा टी, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा वी आई है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा वी आई बराबर क्या है, वी पी साइन ओमेगा टी। तो अब वी एस बराबर एन वी आई था, तो वी आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, यानी वी एस बराबर हो गया एन वी पी साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि जो एन वी पी है वो इक्वल होता है किसके, ई एम के। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे वी एस बराबर, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब ई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी वी एस की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो करंट है वो आई है, तो वो किस तरह से फ्लो होता है, मतलब करंट हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए आप। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा प्रवाहित धारा आई है। ठीक है, तो आई बराबर वही ओम्स लॉ से, वी बराबर आई आर से, तो V सेकेंडरी कॉइल में डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, प्लस RL हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस भी है। ये वाला जो R है वो क्या है, ये वाला R है वो हमारा जो हमारे पास सेकंड डायोड है, डायोड है, उसका रेजिस्टेंस है। और हमारे पास जो एक सेकेंडरी कॉइल है, देखिए सर्किट में क्या है, सर्किट में हमारे पास इस तरह से है ये, तो इसका भी कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, सेकेंडरी कोयल का कुछ रेजिस्टेंस होगा इंटरनल, और डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो जो R है मेरे पास वो है मेरा, R बराबर है मेरे पास RS यानी सेकेंडरी कोयल का रेजिस्टेंस प्लस RF। तो RS तो है मेरा सेकेंडरी कोयल का रेजिस्टेंस, और जो RF है वो है मेरा डायोड का कौन सा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है हमें। ये हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है डायोड एंड सेकेंडरी कोयल का वो है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो आई बराबर मेरे पास हो गया ई एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल। ठीक है, तो अब आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, चूँकि आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी से। तो आई एम बराबर हो गया मेरे पास ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। ये मेरे पास आ गया है सेकेंडरी कोइल पर जो पीक वैल्यू है करंट की, वो मेरे पास आई है। तो सेकेंडरी कोइल पर धारा का शिखर मान। ठीक है, और इसे हमें लर्न करना है।
ना कि हमें डेरिवेशन के साथ इसको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ग माध्य मूल या आईडीसी ईडीसी ये सब कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे अब आईडीसी हम निकालेंगे। तो आईडीसी बराबर, जो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारा फुल साइकिल है, वहाँ से वहाँ तक लिमिट लेंगे, आई डी टी अपॉन टी करेंगे, और करंट हमारा सिर्फ एक साइकिल की वजह से हो रहा है, 1/t, 0 से t/2 के लिए निकालेंगे आई डी टी। जब इसको सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको शायद। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और जब आई की वैल्यू हम, जो हमारे पास आई है, यहाँ पर रखेंगे, तो जो हमारा आई डी सी आएगा वो हमारा आएगा, आई डी सी बराबर हमारा आएगा आई एम अपॉन पाई। तो एक वैल्यू ये आपको ध्यान रखनी है, आई डी सी आ गया। अब आपको पता है कि V बराबर आई आर होता है, यानी V डी सी बराबर आई डी सी इंटू लोड रेजिस्टेंस। तो ई डी सी निकालेंगे, आई डी सी की वैल्यू है आपके पास, यानी आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल। तो ये आपके पास आ गया ई डी सी। तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैं जिन पे स्टार लगा रही हूँ डबल, वो आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ई डी सी निकल गया है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा रहेगा, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे हम, IRMS निकालेंगे। तो आपके बुक में भी इसकी डेरिवेशन है, अगर वहाँ से आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो आपको विद एक्सप्लेनेशन बता दूँगी। तो हम यहाँ पर सिर्फ RPSC के पर्पज़ से देख रहे हैं डायरेक्ट, और RPSC वालों को जो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, डेरिवेशन याद नहीं करनी है। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर डी टी बाई टी करेंगे, हाफ साइकिल के लिए करेंगे तो 0 से t बाई लिमिट रखेंगे। तो जो आई आर एम एस है वो आपका आएगा आई एम बाई 2। अब वही ई आर एम एस बराबर V बराबर आई आर, यानी आई आर एम एस इंटू आर एल हो जाएगा, और यहाँ पे हम आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हमारा ERMS आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एफिशिएंसी कितनी आती है, हमारे जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं उससे जो हमारी एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे ईटा बराबर होता है PDC बाई PAC, यानी PDC क्या है, पावर ऑफ DC है, और PAC पावर ऑफ AC है। तो P बराबर आई स्क्वायर R होता है वैसे फॉर्मूले में, यानी आई स्क्वायर DC है तो DC इंटू RL, और P AC में होता है, AC के लिए हमने IRMS निकाला है, आई स्क्वायर RMS इंटू R प्लस RL, जो कि हमारा R जो है सेकेंडरी कोयल का रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी कोयल का और डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ आई स्क्वायर डी सी और आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका जो आएगा वो आएगा आई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस आर बाई आर एल। अब देखिए कई बार एग्ज़ाम में जो है आपसे ये फॉर्मूला पूछता है कि ईटा बराबर 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर बाई आर एल। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, RPSC के एग्ज़ाम में फॉर्मूला ये RPSC में पूछा हुआ है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 बाई पाई स्क्वायर को, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.406 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई आर एल। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.406 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई आर एल। ठीक है,
तो इस तरह से आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जब हम परसेंटेज निकालते हैं ईटा परसेंटेज, तो ये आता है 40.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R/RL। जब मैं RL यहाँ पे अगर इनफाइनाइट ले लूँगी तो ये वाली चीज़ तो हट जाएगी मेरी, और ईटा कितना आ जाएगा मेरा, ईटा मेरा फाइनली आएगा, वो आ जाएगा 40.6। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब ये आइडियल कंडीशन ली है मैंने कि जो RL है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, देन ईटा मेरा आएगा 40.6। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 40.6 होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिपल फैक्टर। इसके बाद हम करेंगे रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर जो है वो होता है मेरा IAC अपॉन IDC। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे रिपल फैक्टर RF, जो कि R बराबर होता है IAC अपॉन IDC। IAC की आपके पास वैल्यू है, IDC की आपके पास वैल्यू है, और जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी R की वो आपके आएगी π²/4 - 1 पूरे का पावर हाफ। तो जो ये आएगा वो आएगा 1.21। अब देखिए रिपल फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब जितना कम रिपल फैक्टर आएगा उतना प्योर DC हमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें करना ही अब ये है, जो फुल वेव बना है हमारा इसीलिए बना है कि हमारा जो रिपल फैक्टर है वो कम हो जाए। जितना हमारा रिपल फैक्टर कम होगा उतना ही हमें आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो एक ये वाली चीज़ आपसे RPSC ने पूछी हुई है। देखिए जब हम ये टोटल कंप्लीट कर लेंगे सेकेंड यूनिट RPSC की, उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस देखेंगे कि जितना मैंने करवाया है उसमें से कुछ आ भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप भी खुद भी देख सकते हैं वहाँ से कि जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है, VR जो होता है वो होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड। इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा V नो लोड की और V फुल लोड की, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और NL से मतलब है नो लोड, FL जो है से मतलब है फुल लोड। ठीक है, ये इतना आपको आया समझ में कि ये वाली चीज़, और RPSC ने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ से, चीज़ ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये हम करेंगे सॉल्व, पेपर देखेंगे तब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और इसमें कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है वो IDC और EDC पर डिपेंड नहीं करता है। आपका फर्स्ट पॉइंट यही है कि वोल्टेज रेगुलेशन EDC और IDC पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड है आपका कि जो एक आदर्श डायोड के लिए R बराबर 0 वोल्टता नियमन का मान सदैव 0 होता है। वोल्टेज रेगुलेशन, ये जो इसका इंग्लिश टर्म है वो है वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि हमने अभी VR पढ़ा था, V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय V फुल लोड। अब यहाँ पे एक आदर्श डायोड जो है वो, इसके लिए हम R 0 रखेंगे तो जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक अच्छे स्रोत के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होना चाहिए। जितना वोल्टेज रेगुलेशन कम आएगा उतना ही जो सोर्स है हमारा वो अच्छा होगा। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये
हाफ वेव रेक्टिफायर में ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रांसफॉर्मर लगाकर ही उसे वर्क कराएं, बिना ट्रांसफॉर्मर के भी वो वर्क कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हाफ साइकिल वर्क कर रही है इसलिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में निवेश और निर्गत आवृत्ति एक समान होती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो इस तरह से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे हम, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे, और फिर इन दोनों में जो डिफरेंसेस है, इन दोनों में जो कंपैरिजन है वो पढ़ेंगे हम। इनके फॉर्मूले एक तरफ हाफ का लिखेंगे, एक तरफ फुल का लिखेंगे, तो आप वहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूले पढ़ने की ज़रूरत होगी, बाकी आपको इतना सब कुछ नहीं देखना पड़ेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चन लगा के देखने हैं कि क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।